एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी समाजशास्त्र की सीरीज में ऑगस्ट कॉम्टे जी को पढ़ने जा रहे हैं, जो फाउंडर ऑफ सोशलॉजी कहे जाते हैं। इनका पूरा नाम इंसिडोर अगस्ट मेरियट फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्ट, और इनका जन्म यूरोप महाद्वीप के फ्रांस के पेरिस में 19 जनवरी 1798 को हुआ था। ये समाजशास्त्र के संस्थापक समाजशास्त्रों में समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। इनका जन्म फ्रांस के मोंटपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी फैमिली बैकग्राउंड को देखें तो इनके माता पिता कैथोलिक धर्म के कट्टर समर्थक थे और ये मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। इनकी प्रतिभाओं को देखें तो कॉम्टे प्राचीन सत्ता और परंपराओं के विरोधी थे। इनके माँ बाप कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे और ये परंपरा विरोधी थे। इस वजह से इनकी अपने पिता को लेकर मतभेद चलते रहते थे। पिता और इनके बीच में मतभेद चलते रहते थे। पिता कर विभाग में एक अधिकारी थे। कॉम्टे की रुचि मैथ में अधिक थी। अध्ययन योजनाबद्ध तरीके से करते थे। बचपन से ही कुशल नेतृत्व की क्षमता थी और मेधावी छात्र थे। 1840 को फ्रांस के इकोल पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया और प्रारंभिक मोंटपेलियर नगर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पे हुई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1880 को इनकी मुलाकात सेंट साइमन के संपर्क में आए और 1824 तक ये सेंट साइमन के संपर्क में रहे। सेंट साइमन एक इनके गुरु थे, परंतु कॉम्टे अपने गुरु साइमन पर आरोप लगाए कि वो एक ढोंगी है, पाखंडी है। इस तरह कॉम्टे के विचारों का साइमन ने यूज किया है। कॉम्टे के विचारों का शोषण किया गया है, अपना नाम से प्रयोग करते हैं। उनके बीच में मतभेद हो गए थे किसी कारणवश। इस वजह से वो सेंट साइमन से अलग हो गए। 1825 को कैरोलिन मेसी से विवाह हो गया और इनका विवाह 17 वर्ष तक रहा और 1842 को इनका डिवोर्स हो गया। अब इनकी आर्थिक स्थिति को देखें तो आजीविका को लेकर इनके पास कोई साधन नहीं था। इनको आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा और इन्होंने कई बार आत्महत्या की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी असफल रहे। और जैसे ये स्वस्थ हुए तो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1830 को, पॉजिटिव फिलॉसफी। इनके फर्स्ट खंड प्रकाशित हुआ पॉजिटिव फिलॉसफी का, और इसके 6 खंड प्रकाशित हो गए। 1842 को इसका 6वां और अंतिम भाग प्रकाशित हुआ। पॉजिटिव फिलॉसफी इतनी पॉपुलर हो गई कि इनकी ख्याति पॉलिटेक्निक स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके निरीक्षक के पद पर इनको नियुक्त किया गया और जॉन स्टुअर्ट मिल ने इनके लिए इंग्लैंड से सहायता भी जुटाई। इन्होंने एक समाजशास्त्र भौतिकी नाम से एक बुक लिखी थी, क्योंकि उस टाइम फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति मुख्य रूप से 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। उस टाइम समाज में कई रूप से बदलाव देखे गए थे। बदलाव के कारण ही इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी विज्ञान होना चाहिए जो ऐसे अदर साइंस, तो कोई है ना साइंस की न्यू थ्योरी की भौतिकी की स्टडी करता है, एक साइंस होना चाहिए जो समाज की भी स्टडी करे। इसलिए इन्होंने एक बुक प्रकाशित की थी, सोशल फिजिक्स बुक्स में समाज के बारे में हो रहे परिवर्तनों के बारे में उन्होंने लिखा। लेकिन क्वेटलेट नाम के एक व्यक्ति ने पहले से ही बुक प्रकाशित की हुई थी उस नाम से, इस वजह से इनके बीच में मतभेद हो गया। इसलिए इन्होंने अपनी बुक का नाम चेंज करके सोशलॉजी रख दिया और इस प्रकार 12 दिसंबर 1838 को समाजशास्त्र का उद्भव हुआ और ये समाजशास्त्र के पिता कहलाए। इनके ऊपर प्रभाव देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की राजनीतिक क्रांति का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड और बाद में विश्व में फैली। फ्रांस की पुरानी व्यवस्था थी कृषि प्रधान थी, गिल्ड व्यवस्था थी, व्यवसाय का अलग अलग संगठन था, जीवन व अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता का नितांत अभाव था
और औद्योगिक क्रांति, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, वहाँ पे लोहे और कोयले की गैस के अधिक मात्रा में मिले, भाप की शक्ति का आविष्कार हुआ और भी कई प्रकार की मशीनरियों का आविष्कार हुआ। और फ्रांस में किस प्रकार के परिवर्तन हुए, कृषि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना होने लगी, लोग कृषि छोड़कर अन्य उद्योग करने लगे। प्रतियोगिता का जन्म हुआ, जैसे पूंजीपतियों के बीच में प्रतियोगिता, श्रमिकों के वर्ग में नौकरी पाने की प्रतियोगिता, व्यवसाय की जागरूकता का विकास हुआ। और इस प्रकार कई समस्याएं पैदा हुई। समस्या किस प्रकार हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई, महिलाओं और बच्चों की स्थिति खराब होने लगी, उनसे अधिक काम करवा के और कम से कम वेतन दिया जाने लगा। नगरीकरण का विकास हुआ, नगरीकरण के विकास के कारण वहाँ पे बेकारी और निर्धनता और चोरी आदि जैसी समस्याएं पैदा हो गई। प्राचीन और नवीन के मध्य संघर्ष पैदा हो गया और पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा, ये दो मुख्य रूप से विचारधाराएं पैदा हुई। इस प्रकार ये सारी चीज़ें ऑगस्ट कॉम्टे के पारिस्थितिक दबाव के कारण, वहाँ की ऑगस्ट कॉम्टे की अपनी परिस्थिति के अनुसार उन्होंने सोचा कि इन सभी समस्याओं के हल, इन समस्याओं के समाधान के लिए या इन समस्याओं के एक किस प्रकार के लोग अपने सामने फेस कर रहे हैं, इसके लिए अध्ययन करने के लिए एक विषय तो होना ही चाहिए। इस कारण इन्होंने समाजशास्त्र नामक विषय का उद्भव किया, जो समाज का अध्ययन कर सके, समाज की समस्याओं को समझ सके। इस प्रकार ये मुख्यतः बेंजामिन फ्रैंकलिन से अधिक प्रभावित थे। आगे हम ऑगस्ट कॉम्टे की बुकों को देखें तो इन्होंने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, ये मुख्यतः 6 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी 1830 से 1842 तक। एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिकल जियोमेट्रिक, ये 1843 को प्रकाशित हुई थी। द फिलोसफिकल ट्रीटीज ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी 1844 को। जनरल व्यूज ऑफ पॉजिटिव 1844 इन फाउंडर द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी 1849 को। सिस्टम द पॉलिटिक पॉजिटिव, ये 4 वॉल्यूम पॉजिटिव पॉलिटी 4 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। ये 1851 से 1854 तक प्रकाशित हुई थी। कैटेचिज्म ऑफ पॉजिटिव रिलीजन 1852 को आदि बुकें प्रकाशित हुई थी। इनके अध्ययनों को देखें तो इनका सेंटर आइडियाज क्या थे, इनके सेंटर आइडियाज थे लॉ ऑफ 3 स्टेज, 3 चरणों का नियम, दी हायरार्की ऑफ साइंस, विज्ञानों का पदानुक्रम, स्टैटिक और डायनेमिक सोशियोलॉजी। इन्होंने समाजशास्त्र को 2 विषय वस्तु, इनके सब्जेक्ट 2 प्रकार के, इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र में 2 प्रकार के सब्जेक्ट मैटर होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक, सामाजिक स्थैतिक और गतिकी। इन्होंने धर्म की अपने विचार दिए, हिज व्यू ऑफ रिलीजन, इन्होंने धर्म के ऊपर अपने विचार दिए। इस प्रकार हम इनके सिद्धांतों को आगे देखेंगे। इन्हें मुख्यतः प्रत्यक्षवाद के जनक माने जाते हैं। विज्ञानों का संस्करण दिया था, हायरार्की ऑफ साइंस। प्रगति के 3 स्तरीय नियम दिए थे इन्होंने। समाज का पुनर्निर्माण की योजना बनाने का सलाह दी थी। मानवतावादी धर्म, सामाजिक व्यवस्था का सर्वोत्तम प्रयोग किया था। सह अस्तित्व का नियम, अनुक्रम गति का नियम आदि इनके थ्योरीज में शामिल किए गए हैं। इनकी अध्ययन विधि देखें तो इनकी अध्ययन विधि थी अवलोकन के द्वारा घटनाओं का अध्ययन करना और घटनाओं के बारे में निरीक्षण परीक्षण करके उन घटनाओं को नोटिफाई करना। ये प्रायोगिक, इनके अध्ययन में प्रायोगिक मानते थे, प्रयोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे। तुलनात्मक अध्ययन करते थे। ऐतिहासिक तत्वों को शामिल किया इन्होंने अपने अध्ययन में। इस प्रकार इनका अवलोकन है, अवलोकन, प्रायोगिक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक। ये इनका प्रभाव एलजी बोनार्ड से अधिकतर प्रभावित थे। वहीं जोसेफ मैस्ले, जिनकी बुक थी इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और लेसी जोफ्री से भी ये कई हद तक प्रभावित थे। अब देखिए तो इन्होंने प्रगति के 3 स्तरीय नियम दिए थे कि प्रगति के 3 स्तरीय, कोई भी समाज जब प्रगति करता है तो 3 स्तरों से उसे गुजरना पड़ता है, इसलिए इन्होंने प्रगति का 3 स्तर दिए थे। पहला था थियोलॉजिकल, दूसरा था मेटाफिजिकल, तीसरा था साइंटिफिक। इसको हिंदी में देखें तो धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। देखा गया था पहले समाज धार्मिक था, ये एक तरह से उद्विकासी क्रम इवोल्यूशन को ज़्यादा फॉलो करते थे, इसलिए उनके ये एक तरह से उद्विकासीय विचारकों में शामिल हैं कि समाज एक उद्विकासी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है।
इसलिए पहले देखा जाए तो समाज एक धार्मिक समाज था। धार्मिक समाज यानी हर चीज़, हर वस्तु को लेकर उसके बीच में धर्म को लेकर एक बहुत बड़ी आस्था थी। उनका मानना था कि कोई भी जो घटना घट रही है उसके पीछे कारण धार्मिक कारण है, उसके पीछे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति काम कर रही है जो अमूर्त रूप में कार्य करती है। इसलिए हर घटना के पीछे कोई ना कोई देवी शक्ति को मानता था। इसमें भी इन्होंने 3 प्रकार की शक्तियों को डिवाइडेशन किया। जीवित सत्तावाद, फेटेटिज्म, दूसरा है बहुदेववाद, पोलिथिसिस, और तीसरा है एक देवत्ववाद यानी एकेश्वरवाद, एक देवता को मानना। इस प्रकार जीवी सत्तावाद में व्यक्ति अपने भाग्य सामाजिक घटनाओं को अपने भाग्य को समझकर उसमें ईश्वरीय शक्ति को एक तरह से भाग्यवादी मान लेता है कि हर घटनाओं के पीछे ईश्वर का हाथ है, हर वस्तु ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, हर घटना के पीछे ईश्वर ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी इसमें अवस्था आती है बहुदेववाद। अब धीरे धीरे व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा विकास हुआ तो उसने देखा कि हर चीज़ के पीछे बहुत सारे देवताओं को बिलोंग करता है। जैसे कि बारिश के देवता इंद्रदेव, जल के देवता वरुण देव, अग्नि के सुबह के देवता सूर्य, रात के देवता चंद्रदेव। इस प्रकार उन्होंने हर जो चीज़ें दिखाई देती है हर किसी के अलग अलग देवता के रूप में, जैसे धन की देवी लक्ष्मी, इस प्रकार हर देवता को एक अलग अलग डिवाइडेशन दे दिया कि हर किसी के देवता अलग अलग हैं। उसी के बाद उन्होंने धीरे धीरे समय के साथ ही उन्होंने फिर एकेश्वरवाद को अपनाया कि हर सब रूप अलग अलग है लेकिन उनके पीछे एक ही शक्ति कार्य करती है, इसलिए एकेश्वरवाद आया। फिर थोड़ा टाइमिंग चेंज के बाद ही समय के साथ ही तात्विक स्तर, मेटाफिजिकल स्तर आया। मेटा का अर्थ है परे, फिजिक्स यानी भौतिकता के परे अलौकिक शक्ति और भौतिक शक्ति, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस मेटाफिजिकल अवस्था तात्विक स्तर में देखा गया। इसमें व्यक्ति कुछ चीज़ें प्राकृतिक मानता था और कुछ चीज़ें ईश्वर से कनेक्ट करके देखता था। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी दात्विकता यूज होने लगी। इसके बाद आया प्रत्यक्षवादी साइंटिफिक स्टेज। इसमें व्यक्ति अपनी प्रत्यक्ष आंखों देखी घटनाओं को, अवलोकनीय द्वारा घटनाओं को देख के उसके ऊपर विश्वास करना प्रत्यक्षवादी घटना के रूप में देखा गया। इस प्रकार प्रत्यक्षवादी घटना में व्यक्ति तात्विक स्तर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई। तर्क के आधार पर घटनाओं को व्याख्या करना, तर्क के आधार पर ही घटनाओं को देखना, इस प्रकार अवलोकन के द्वारा निरीक्षण करके ही हम वस्तु को निरीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्षवादी स्टेज आई। इस प्रकार 3 अवस्थाओं की इन्होंने विकासी क्रम में बात की। अब इनके विज्ञानों का संस्तरण का नियम देखते हैं तो इन्होंने बताया कि घटती हुई सामान्यता से बढ़ती हुई जटिलता। पहले सबसे पहले जो सब्जेक्ट आती है उसमें थोड़ी कम जटिलता होती है। धीरे धीरे जो बढ़ती जटिलता देखे तो बाद में जो विषय है वो थोड़ी जटिल होती जाती है। इन्होंने पहले गणित को रखा इस सब विषयों के संस्तरण में। इन्होंने पहले विज्ञानों के संस्तरण में इन्होंने पहले गणित को सबसे पहले रखा, फिर खगोल शास्त्र को, फिर भौतिकी को, फिर रसायन शास्त्र को, फिर जीव विज्ञान को, फिर सामाजिक विज्ञान को। उसके बाद दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र को रखा। दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र मनोविज्ञान और नीति शास्त्र दोनों का मिश्रण है। इन्होंने बताया कि इन्होंने देखा कि गणित खगोल शास्त्र में गणित का उपयोग होता है, फिर भौतिकी में गणित और खगोल शास्त्र दोनों का प्रयोग होता है, फिर भौतिक शास्त्र का रसायन में भौतिक शास्त्र का भी प्रयोग होता है, खगोल का भी प्रयोग होता है और कहीं ना कहीं मैथोलॉजी का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार एक साइंस दूसरे साइंस को सपोर्ट करती है। जो साइंस सबसे पहले है वो कम जटिल है, उसका प्रयोग सब में किया जाएगा। फिर धीरे धीरे विज्ञानों में जटिलता आ जाएगी। इस प्रकार देखा गया। इन्होंने 2 प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं को 2 प्रकार से माना, आजीवज और जीवज। आजीवज में इन्होंने खगोल शास्त्र को रखा और स्थलीय में खगोल शास्त्र और दूसरा है स्थलीय में भौतिक शास्त्र और रासायनिक शास्त्र दोनों को रखा। और जीवज घटनाओं में इन्होंने बायो और सोशियोलॉजी दोनों को रखा।
इस प्रकार इन्होंने विज्ञान का संस्तरण का नियम दिया था। फिर ऑगस्ट कॉम्टे ने प्राकृतिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि हमें अगर किसी वस्तु का अध्ययन करना है तो सबसे पहले अपने अवलोकन के द्वारा, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही घटनाओं का अवलोकन करके, निरीक्षण परीक्षण करके, घटनाओं का तथ्यों का संग्रहण करके ही हम किसी नियम को प्रतिपादित कर सकते हैं। इन्होंने वैज्ञानिक विधि के बारे में बताया कि इन्होंने बताया कि वैज्ञानिक पद्धति के चरण को विषय में बताया कि पहले विषयों का चुनाव करना चाहिए हमें, उसके बाद अवलोकन करके तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए और फिर तथ्यों का वर्गीकरण करके तथ्यों का परीक्षण करना चाहिए, फिर नियमों का प्रतिपादन करना चाहिए। इस प्रकार हम प्रत्यक्षवाद तक पहुंच सकते हैं। प्रत्यक्षवाद की मान्यता इस प्रकार इन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी विज्ञान में स्थिर संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनका परिवार, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक गतिकी में इन्होंने विकास और परिवर्तन पर बल दिया कि समाज में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, किस तरह विकास होता है। ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित थे। समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। उन्होंने विज्ञानों का संस्तरण में सावयवी प्रकृति, समाज की सावयवी प्रकृति को उजागर किया। इन्होंने प्राकृतिक घटनाओं का विभाजन दो आधार पर किया, आजीवज और जीवज के आधार पर। और इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र व्यवस्था और प्रकृति का विज्ञान है। प्रकृति के अनुकूली व्यवस्था का निर्माण होता है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी तरह करता है जिस तरह प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान और सामाजिक घटनाएं अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है।